चीन में रहना मतलब कैद में रहना। अब आप सोचेंगे ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? फेसबुक, वीडियो गेम्स, टेलीविजन, सिनेमा, सब पर पाबंदी। लेकिन अब चीन में रहने का मतलब कॉफी और पेप्सी पीना छोड़ना भी है। ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर में लाल फीताशाही लगाने के बाद चीन अब बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए तैयार है। आयरिश विस्की, बेल्जियम चॉकलेट और यूरोपीय कॉफी ब्रांड के निर्माता नए चीनी खाद्य और पेय नियमों का पालन करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और कई लोगों को डर है कि उनका सामान 1 जनवरी के बाद चीन के रूप में विशाल बाजार में प्रवेश करने में असमर्थ होगा। क्या है पूरा मामला, जानेंगे TFI की इस खास वीडियो में मेरे यानी शाश्वत के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चीन के सीमा शुल्क प्राधिकरण ने अप्रैल में नए खाद्य सुरक्षा नियम प्रकाशित किए थे, जिसमें कहा गया था कि विदेशों में सभी खाद्य निर्माण, प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं को चीनी बाजार तक पहुंचाने के लिए वर्ष के अंत तक पंजीकृत करने की आवश्यकता है। लेकिन यह आवश्यक पंजीकरण कोड कैसे प्राप्त होगा, इसकी व्याख्या करने वाली विस्तृत प्रक्रिया इस साल अक्टूबर में जारी की गई थी और इसके साथ ही कंपनियों के लिए स्व पंजीकरण की अनुमति देने वाली वेबसाइट पिछले महीनों ही ऑनलाइन हुई है। बीजिंग यूरोपीय राजनयिक ने इस मामले में कहा है कि हम 1 जनवरी के बाद बड़े व्यवधानों की ओर बढ़ रहे हैं। एक विशाल मध्यम वर्ग की बढ़ती मांग के बीच हाल के वर्षों में चीन के खाद्य आयात में भयंकर वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत $89 बिलियन थी, जिसकी चीन दुनिया का छठा सबसे बड़ा खाद्य आयातक बन गया। चीन ने वर्षों से खाद्य आयात को कवर करने वाले नए नियमों को लागू करने की कोशिश की है, जिससे निर्यातकों का विरोध शुरू हो गया है। चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन ने नियमों के नवीनतम अवलोकन करते हुए इस बात के लिए बहुत कम स्पष्टीकरण दिया है कि इस खाद्य पदार्थ यहां तक कि शराब, आटा और जैतून का तेल जैसे कम जोखिम माने जाने वाले खाद्य पदार्थ भी नियमों का दंश झेल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह चीनी बंदरगाहों पर आने वाले भोजन की बड़ी मात्रा की बेहतर निगरानी करने का प्रयास है और सरकार के बजाय निर्माताओं के लिए खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है। खैर, नियम जो भी हो, बड़े उद्योग घरानों ने जब कार्यवाही शुरू होने में हुई देर के बारे में पूछा तो GACC ने नियमों के रोल आउट पर टिप्पणी मांगने वाले फैक्स का जवाब नहीं दिया और यह नहीं बताया कि क्यों खाद्य उत्पादकों को तैयार करने के लिए अधिक समय नहीं दिया गया है। यूरोपीय संघ ने इस साल सीमा शुल्क को 4 पत्र भेजे हैं और स्पष्टता और कार्यान्वयन के लिए अधिक समय का अनुरोध किया है। पिछले हफ्ते GACC ने सहमति व्यक्त की कि कार्यान्वयन केवल 1 जनवरी को या उसके बाद उत्पादित माल पर लागू होना चाहिए। यूरोपीय राजनयिक ने कहा, प्रभावी रूप से पहले से भेजे गए उत्पादों के लिए टैग तय करना, विलंब प्रदान करना होगा। हालांकि चीन ने इस संदर्भ में अभी तक एक आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित नहीं की है। फिर भी कई राजनयिक और निर्यातकों ने कहा कि वे नियमों को विदेशी उत्पादों के लिए व्यापार बाधा के रूप में देखते हैं। अमेरिकी खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने वाले व्यापार समूह वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीकल्चरल ट्रेड एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक एंडी एंडरसन ने कहा, हमारे पास चीन के बाहर इस प्रकार का कठोर कानून नहीं है। उन्होंने नियमों को टैरिफ और व्यापार बाधा के रूप में वर्णित किया है। विशेष रूप से ठंडा और जमा हुआ भोजन पहले से ही कोरोना वायरस परीक्षण के कारण पिछले वर्ष चीन में सीमा शुल्क को पास करने में गंभीर देरी का सामना कर रहा है। बिना भुना हुआ कॉफी बीन्स, खाना पकाने का तेल, पिसे हुए अनाज और नट्स सहित खाद्य पदार्थ उच्च जोखिम वाली 14 नई श्रेणियों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें निर्यातक देशों के खाद्य अधिकारियों द्वारा अक्टूबर के अंत तक पंजीकृत किया जाना आवश्यक था। कम जोखिम वाले खाद्य पदार्थ बनाने वाली सुविधाएं खुद को एक वेबसाइट के जरिए पंजीकृत कर सकती हैं, जो नवंबर में लॉन्च हुई थी। लेकिन कष्ट यह है कि वह वेबसाइट हमेशा काम नहीं करती है। निर्यातकों ने कहा, यह समझने के लिए बहुत समय नहीं है कि आवश्यकताएं क्या हैं और मुझे लगता है कि हमारी सदस्यता इस समय मुख्य चिंता है। CIRS आयरलैंड द्वारा सहायता प्राप्त कोई आयरिश विस्की निर्माता
अब तक पंजीकरण कराने में सक्षम नहीं हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि यदि पैकेजिंग पर चिपके आवश्यक पंजीकरण कोड के बिना माल आता है तो क्या होगा। चीन इस समय अपने गिरते हुए निर्यात से चिंतित है और पहले ही खराब अर्थव्यवस्था में वह ट्रेड डेफिसिट नहीं चाहता है। शायद इसलिए सांप अब डसने के लिए तैयार है। जिनपिंग ने पहले कदम उठाया और टेक, एडुटेक और फिटनेस क्षेत्रों पर नकेल कसी। निजी शिक्षा और सभी बड़े पैमानों के व्यवसायों को भी सीसीपी द्वारा प्रभावित किया गया। इन कदमों को प्राथमिक उद्देश्य इन क्षेत्रों पर लगाम लगाना था। पिछले कुछ वर्षों से खाद्य और पेय क्षेत्र, विशेष रूप से जो आयात पर निर्भर है, उसमें मजबूत वृद्धि देखी गई है। इसकी वृद्धि के कारण स्थानीय निर्माताओं को लगातार झटके लग रहे हैं। अब विदेशी खाद्य और पेय पदार्थों के आयात को प्रतिबंधित करके चीन घरेलू विक्रेताओं की सहायता करना चाहता है। चीनी उपभोक्ताओं की कम होती क्रय शक्ति और क्षमता को सीसीपी द्वारा ढका जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग हर किसी को बेवकूफ बनाने में सक्षम नहीं हो सकता।